कि आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, पिछले 2 दिनों में ही इतना अच्छा फीडबैक और रिस्पांस मिला। इसके कारण 2 दिन में हमारी एक छोटी सी फैमिली बन गई है। और इसी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि रोशनबी जी पूछते हैं कि सर आप ही रोशन है, इसका क्या प्रूफ है। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। जैसे नकली सोने का कोई आप गहना खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, तो ओवर द टाइम उसका रंग फीका पड़ने लगता है। तो उसी से एनालॉजी ड्रॉ करते हुए, अगर मैं असली रोशन हूँ तो आप मेरे साथ कुछ दिन जुड़ें, आपको अगर वो क्वालिटी मेंटेन रही सोने वाली तो आप समझिएगा कि असली रोशन हूँ, नहीं तो आप समझिएगा कि नकली रोशन हूँ। ठीक है रोशनबी जी। अगला प्रशांत कुमार जी पूछते हैं, सर हर सब्जेक्ट के स्ट्रेटजी प्लीज़ शेयर कीजिए। तो बिल्कुल प्रशांत जी, हमारा भी यही इस मीडियम, इस जो हम माध्यम से जुड़े हैं, उसका पर्पस यही है कि मैं जो भी इस एग्ज़ाम में सीखा हूँ, अचीव किया हूँ, उसके जो रहस्य हैं वो मैं आप तक शेयर करूँ। तो इस जर्नी में मैं आपके साथ सब्जेक्ट बाई स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगा आगे आने वाले इस लेक्चर में। इंजीनियर मैथ कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू सर जी, मेरे 4 साल से प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। इंजीनियर मैथ भाई साहब, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ट्रैप में पड़े हुए हैं प्रीलिम्स के, और मेरा पर्पस यही है कि मैं आपके साथ ये स्ट्रेटजी शेयर कर सकूं जिससे आपको लाभ हो, और जो गुरु घंटाल लोग जो इस एग्ज़ाम प्रोसेस को टफ बना दिए उनके चंगुल से आप निकल सकें। और भी ये लिखते हैं कि प्लीज़ ब्रिंग वीडियो ऑन हाउ यू क्लियर प्रीलिम्स एंड सेपरेट वीडियो ऑन मेंस ऑल्सो। तो इंजीनियर मैथ साहब भाई साहब, इस जो अभी करंट वीडियो है, जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका पर्पस ये है कि मैं प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस करूँ कि मैंने प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटजी रखी। और रही बात मेंस की, तो मैं आने वाले वीडियो इस सीरीज में मैं मेंस के लिए भी मैं आप स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स के बारे में कि प्रीलिम्स में मैंने क्या किया। लेकिन मैंने क्या किया उससे ज़रूरी है कि प्रीलिम्स टफ क्यों है ये जानना, ताकि जो चीज़ें इसे टफ बनाती है उसे आप अवॉइड कर सकें। जैसे पहला सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है प्रीलिम्स में, वास्ट सिलेबस डिफाइंड नहीं है। जैसे हिस्ट्री का अगर एग्जांपल लें तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में क्या डेप्थ होना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर में क्या डेप्थ होना चाहिए, आर्किटेक्चर पढ़ना है तो कौन कौन सा आर्किटेक्चर पढ़ना है, ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है, जिसके कारण क्लियरिटी लैक करती है और हम इधर उधर बिना डायरेक्शन के भटकते रह जाते हैं। और इस गैप को जो मार्केट में सो कॉल गुरु घंटाल लोग हैं वो फील करते हैं, और वो उसे और आप लोग को वो और भी भूल भुलैया में भटका देते हैं अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, वास्ट सिलेबस और लैक क्लियरिटी। सेकेंड है टू मच डेविएशन। सिंस क्लियरिटी है नहीं तो डेविएट होने का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि यूपीएससी ने कुछ बार नेशनल पार्क के बारे में पूछा, कुछ बार जानवरों के बारे में पूछा कि जैसे खारवेला कैमल के बारे में पूछा। अब इसके कारण लोग चेंज किए जा रहे हैं, नेशनल पार्क रट रहे हैं, खारवेला कैमल पूछ रहे हैं। किसी साल 100 में से 10 क्वेश्चन द हिंदू करंट अफेयर से आया, तो लोग साल भर द हिंदू ही पढ़े जा रहे हैं, तो इरिलेवेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। 90 जो लो हैंगिंग फ्रूट है, या फिर 90 में 30-40 क्वेश्चन जो लो हैंगिंग फ्रूट है उसे ना पढ़ के टफ चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं कि एक आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बोलता है कि इंडिया टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, ये डीपीएसपी का पार्ट है। लेकिन लोग इस टाइप के आसान चीज़ों को ना पढ़ के द हिंदू दिन भर पढ़ रहे हैं। अब ये जब क्वेश्चन आया यूपीएससी में तो लोग कह रहे हैं डीपीएसपी में ऐसा भी एक आर्टिकल था। तो ऐसा ना करें, इजी चीज़ों को पहले हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है लैक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबसे बड़ा वाइटल फैक्टर इस एग्ज़ाम में। आपके पास सिलेबस भी डिफाइन, अगर आपने सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गया, आपके पास गाइडेंस है, आपके पास टाइम है, रिसोर्सेस है, लेकिन फिर भी आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत टेढ़ा खीर होने वाला है। तो इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे, तो स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए, डेली का प्लान होना चाहिए, वीकली प्लान, मंथली प्लान, और उस प्लान को आप कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं। और कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट तब कर पाएंगे जब आप थ्रू आउट द प्रोसेस मोटिवेटेड हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम साइकिल बहुत बड़ा है। जनवरी में फॉर्म भरा जाता है और रिजल्ट आता है मई में, 1.25 साल का प्रोसेस है।
और इस जर्नी में डिसिप्लिन तो रहना ही है, साथ ही मोटिवेटेड भी रहना। अगर आप डिसिप्लिन और मोटिवेटेड नहीं है तो प्रीलिम्स आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। इवन एक पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस ही आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा। तो ये सारे थे जो प्रोसेस प्रीलिम्स को टफ बनाते हैं। अब मैं इस टफ जो प्रीलिम्स का प्रोसेस है इसे कैसे मैंने अपने स्ट्रेटजी से प्रीलिम्स को काफ़ी इजी बनाया और 6 बार प्रीलिम्स क्लियर किया बिना किसी कोचिंग के, तो ये मैं डिस्कस करता हूँ मैं अपने स्ट्रेटजी को। तो सबसे पहला जो है, जैसे बताया कि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो सबसे पहले तो सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने सिलेबस को समझ लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, या फिर कोई आपका मेंटर हो, जैसे मैं यहाँ पर आपको गाइड कर सकता हूँ सिलेबस को समझने में। तो एक बार जब आपने सिलेबस को समझ लिया तो उसके बाद रिसोर्स फिक्स्ड करने की ज़रूरत है। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ही बुक पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारी मेमोरी कैसे काम करती है। हमारी मेमोरी जो होती है फ़ोटो मेमोरी होती है। फ़ोटो मेमोरी का मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड कुछ आता है तो वो आपको फ़ोटो दिखेगा, उस पेज का आपके माइंड में फ़ोटो बनेगा। तो ये फ़ोटो तभी बन पाएगा जब आपका रिसोर्सेज फिक्स्ड हो और एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं लक्ष्मीकांत के बारे में बात करूं तो मैंने लक्ष्मीकांत को 25-30 बार पढ़ा है। तो इसी तरह आपको लक्ष्मीकांत को एक अटेम्प्ट में मिनिमम 5-6 बार पढ़ना होगा, और सिर्फ एक ही सोर्स को नहीं, अगर उस सोर्स का नया एडिशन आता है तो उसे भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक एडिशन में मैक्सिमम क्या चेंज हो जाएगा, 1 से 2% चेंज होगा, 98% तो वही रहेगा। अब उस 2% के चक्कर में आपको पूरा पढ़ना पड़े और जो फोटो मेमोरी वाला चीज़ है वो मिस हो जाए, तो ये नहीं करना। जैसे कि मैंने लक्ष्मीकांत का 5th एडिशन पहले पढ़ा था, उसके बाद नए नए एडिशन आते गए 6, 7, 8, लेकिन मैंने 5th एडिशन को ही फॉलो करते रहा। नेक्स्ट है 2 रीडिंग 0 डेविएशन। अब इसका क्या मतलब है, अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को, प्रीलिम्स के सिलेबस को लेंगे तो मेजरली 6 सब्जेक्ट में मैं इसे डिवाइड करता हूँ: हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और साइंस टेक एंड करेंट अफेयर्स। तो इस 6 पार्ट को पढ़ने में आपको मिनिमम 4 महीना 5 महीना लगता है। और अगर इस 4-5 महीने के दौरान ही या एक ही रीडिंग के बाद आप किसी और एग्ज़ाम में लग जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं कि स्टेट पीसीएस का पेपर आ गया या सीजीएल का पेपर आ गया, तो आपका फर्स्ट रीडिंग वेस्ट हो गया। अब जब दूसरी बार आप पढ़ने आएंगे कुछ गैप के बाद, तो आप पुनः मुझको भवा या स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा ना करें, मिनिमम 2 रीडिंग पढ़ें, क्योंकि पहले रीडिंग में कुछ नहीं पता चलता है, लिटरली बस सिलेबस पता चलता है और उसे इंग्लिश की तरह हम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए 2 रीडिंग दें, दूसरे रीडिंग में आपके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें बैठना शुरू होगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो 2 रीडिंग तक डेविएट ना हो, ये आपका टाइम सेव करेगा और स्टेट पीसीएस या फिर जो भी एग्ज़ाम देंगे फ्यूचर में उसमें भी ये मदद करेगा। थर्ड है प्रायोरिटाइज एरिया। अब जैसा कि हमने पास्ट में डिस्कस किया कि सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन सिलेबस के हर पार्ट से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ पार्ट से क्वेश्चन आएगा और कुछ पार्ट टफ होंगे और कुछ पार्ट इजी होंगे। तो हमें जिस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, जो पार्ट इजी है उसको प्रायोरिटाइज करना है। अब प्रायोरिटाइज करने के लिए 2 चीज़ें मैं कहता हूँ: बिटवीन द सब्जेक्ट एंड विद इन द सब्जेक्ट। अब बिटवीन द सब्जेक्ट क्या है, जैसे पॉलिटी है, सारे सब्जेक्ट में अगर कंपेयर करें तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट इजी भी हैं और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। अगर ये आपने अच्छे से इस पर कमांड किया है तो आपका सिलेक्शन का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही दोनों सब्जेक्ट से होता है। 90% चांस उन स्टूडेंट का सेलेक्ट होने का बढ़ जाता है जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जिनका अच्छा होता है। तो इसीलिए बिटवीन द सब्जेक्ट में ये दोनों सब्जेक्ट आपको प्रायोरिटाइज करना है, फोकस करना। और विद इन द सब्जेक्ट भी, एक सब्जेक्ट के अंदर सारे चीज़ें रिलेवेंट नहीं होती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा रिलेवेंट होती है। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक्स में बैंकिंग सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्यों ना हम बैंकिंग को ही ज़्यादा बार पढ़ेंगे, उसी पे फोकस करेंगे। तो प्रायोरिटाइज करने का मेरा ये मतलब है। नेक्स्ट है अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट ओनली। तो इससे क्या होगा कि आपको जैसे लास्ट एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आपको पूरा सिलेबस जो भी मैंने 6 पार्ट में बताया उसको सारे को रिवाइज करना है। तो कुछ लोगों का आदत होता है कि जब भी पढ़ेंगे तो वो अंडरलाइन करते चलेंगे। तो जब आपने पूरा किताब गोद दिया तो फिर आप कैसे लास्ट मोमेंट में प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कौन सा लाइन मुझे पढ़ना है। तो इसीलिए अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट ओनली। अब इसमें क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें 2 चीज़ें होती है। एक जो फैक्चुअल चीज़ जो आप बार बार भूलते हैं उसको अंडरलाइन करें, फैक्चुअल चीज़ों को अंडरलाइन करें। दूसरा जो डेविएटेड है नॉर्मल ट्रेंड से, डेविएशन वाली जो चीज़ें हैं उसे आप अंडरलाइन करें। फॉर एग्जांपल,
जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेज का स्ट्रेंथ कौन बढ़ाता है? पार्लियामेंट बढ़ाता है। जबकि हाई कोर्ट के जजेज का स्ट्रेंथ कौन बढ़ाता है? प्रेसिडेंट बढ़ाता है। कायदे से सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट है तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट होना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट बढ़ा रहा। तो सिंस ये एक डेविएशन है जो सुप्रीम कोर्ट में आप पढ़ के आए हाई कोर्ट के जजेज के कंटेक्स्ट में, तो इसलिए इस चीज़ को आप अंडरलाइन करेंगे या रफ में यहाँ पर लिख लेंगे जो बुक में स्पेस ऊपर रहता है। तो और इसी तरह कोई ट्रेंड अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ट्रेंड को यहाँ पर लिख लेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि जब आप अगली बार पढ़ें तो ये आपको ईजी लगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता था 1892 का है, 1909 है, 1919 है, कैसे कैसे इवॉल्व किया है ये मैंने लिखा है। उसी तरह आप इस पेज में देखेंगे तो मैंने लिमिटेड कीवर्ड्स ही अंडरलाइन किया है, ये मुझे लास्ट मोमेंट रिवीजन में मदद करता था। साथ ही जब आप अंडरलाइन करें या कोई टॉपिक पढ़ें तो उसको ब्रेन स्टॉर्म कीजिए, उसमें कैसे शॉर्ट में उसको आप रिकॉल कर सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्म कर सकते हैं, दूसरे टॉपिक से कंपेयर करें। अब इसके लिए आप किसी फ्रेंड्स या पीयर ग्रुप की भी मदद ले सकते हैं, दूसरे के साथ डिस्कस करें या उसे सुनाएं जो भी आपने याद किया, या नहीं तो आप ब्लैंक पेपर पे उसे रफ में करें। तो ये आपको मदद करेगा, मेमोराइज करने में मदद करेगा या बाद में रिवीजन करने में मदद करेगा। और ये मैंने कैसे किया, किसी टॉपिक का एग्जांपल लेके मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं ये लंबा अभी डिस्कस करने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है जो ये तो पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें थी, ये बिहेवियरल चीज़ें हैं। जैसे नेक्स्ट है स्लीप। स्लीप काफ़ी ज़रूरी है ह्यूमन लाइफ में, और अगर आप अच्छे से नींद लेते हैं गहरे नींद लेते हैं तो आपका माइंड चार्ज रहेगा और इफ़िशियंट रहेगा। जबकि एक जो कम सोया हुआ दिमाग है वो डल रहता है और नए चीज़ों को एब्जॉर्ब कम कर पाता है। और अब जैसे 1 घंटे तक पढ़े तो आप रिफ़्रेश होने के लिए नींद का सहारा लीजिए। अगर आपको नींद आ रहा है, मैं लाइब्रेरी में देखता हूँ कि बहुत लोग बोर हो गए या थक गए तो बात करने लगते हैं दूसरे से, रील देखने लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में माइंड को उससे शांति नहीं मिलेगी। शांति, हमारा इवोल्यूशन ऐसा है कि नींद से ही मिलता है, नींद से ही माइंड रिलैक्स होता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब भी नींद आए नींद लीजिए, नींद से हड़बड़ाइए मत कि 8 घंटे मैं सो रहा हूँ तो टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम जो आपको बचाना है सोशलाइजेशन में टाइम बचाइए, मोबाइल का टाइम बचाइए। तो ये मुझे जब भी नींद आता था मैं दिन में भी सो लेता था। अगर पढ़ने का मन नहीं है तो आप सो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन जब भी आप पढ़ेंगे अच्छी नींद लेने के बाद तो आप इफ़िशिएंट रहेंगे। नेक्स्ट है टेस्ट टू टेस्ट सेल्फ। आप समय समय पर टेस्ट जरूर दें। एक टॉपिक पढ़ें, टेस्ट दें। आपने पार्लियामेंट पढ़ा, पार्लियामेंट रिलेटेड क्वेश्चन का टेस्ट दें। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया या फिर फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा 1909 से लेकर के 1947 तक, उस पार्ट का टेस्ट दें। अब टेस्ट 2 लेवल पे हो सकता है, या तो कोचिंग का आप टेस्ट दे सकते हैं या प्रीवियस ईयर दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी अब बहुत सारे बुकलेट हैं जो टॉपिक वाइज फिल्टर करके रखे हैं, तो वो दें। और टेस्ट से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपको अपना जो भी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, वो आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा, जब आप टेस्ट देते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो समझ में नहीं आते पढ़ने के दौरान, या फिर लगता नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब वो आपको टेस्ट में मिलेगा या प्रीवियस ईयर में मिलेगा तो टेस्ट से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी कि अच्छा ये टॉपिक में ये कहना चाहता था। खासकर ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में मैं कहना चाहता हूँ, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी में, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। फिर पता चलेगा कि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे ही नहीं, कुछ टॉपिक को ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, तो ये टेस्ट से पता चलेगा। और तीसरा नंबर है कि टेस्ट में कुछ नए चीज़ आपको मिलेंगे तो वो सोर्स में ऐड कर देना है जाके। लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम में थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है हर चैप्टर में ऊपर, वहाँ पर जाके ऐड कर दीजिए, ताकि जब भी आप पढ़ें बाद में तो वो भी चीज़ आप कवर कर लें। ठीक है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम एप्टीट्यूड प्लस एटीट्यूड। जो भी अब तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे वो एग्ज़ाम एप्टीट्यूड था, मतलब कि नॉलेज वाला पार्ट, कैसे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे। जैसे आपको ये सारे बुक पढ़ने हैं, प्रायोरिटाइज करना है, लेकिन एक चीज़ होता है कितना भी आप पढ़ लें, अगर एग्ज़ाम हॉल में आपका एग्ज़ाम एटीट्यूड सही नहीं है तो आप कुछ मार्क्स से हमेशा लैग कर जाएंगे, कट ऑफ से 5 नंबर कम रह जाएगा, 10 नंबर कम रह जाएगा। वो एग्ज़ाम एटीट्यूड क्या है कि जैसे आपका जो एरिया वीक है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया है उस साल, या बहुत टफ क्वेश्चन आया है उस साल, तो और जैसे 2023 में अलग टाइप का ऑप्शन आया, तो इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं एग्ज़ाम हॉल में, या उस दिन बहुत ही गर्मी है या लाउड स्पीकर बज रहा है एग्ज़ाम हॉल के आसपास,
शोर शराबा, तो उस सिचुएशन में आप कैसा एटीट्यूड रखते हैं, काम रहते हैं। जैसे ये फोटो में देख रहे होंगे, ये काम है और इनकम्पोज्ड है, तो इसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जो कि इसे 10 से 15 मार्क बूस्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि एक जैसे टफ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ते ही, स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको लगा रहे ये तो क्वेश्चन मेरे सोर्स में ही नहीं था, ये तो मेरे से नहीं होगा, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है इस पार्ट का कि अच्छा टफ क्वेश्चन है ये तो किसी से नहीं होगा, ये मैं कर सकता हूँ एलिमिनेट करके, और आंसर तो क्या है, इसी 4 ऑप्शन में से है। तो वो एक पॉजिटिव पार्ट दिखाता है कि उसे लग रहा है कि यही 4 ऑप्शन में से है, मुझे बस 3 गलत ऑप्शन को रिजेक्ट करना है। तो ये एटीट्यूड आप कैसे डेवलप करेंगे, और ये थ्रू आउट द प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट मैं एक स्पेशल पार्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि इस एग्ज़ाम को काफ़ी टफ बनाता है और उससे कैसे बचना है। न्यूज़पेपर ट्रैप। आजकल लोग कॉमर्शियलाइजेशन के नाम पे द हिंदू, एक्सप्रेस, इसके कोर्स बेचते हैं, और आप लोग को भी फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट फील होने लगता है कि अगर हम द हिंदू और एक्सप्रेस किसी भी दिन का छोड़ेंगे तो हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता इसके बिना। तो ये एक भावर है, और इसमें अगर आप एक बार फंस गए न्यूज़पेपर के ट्रैप में, तो आपका बिलीव कीजिए मेरा, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है प्रीलिम्स में। और न्यूज़पेपर से कितना ही क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन आता है, और 90 क्वेश्चन तो स्टैटिक से ही आता है। और सेकेंडली अगर आपका स्टैटिक अच्छा है तो आप करेंट अफेयर्स भी तेज़ी से पढ़ पाएंगे। तो इसलिए न्यूज़पेपर के ट्रैप में ना पढ़ें। और न्यूज़पेपर ही नहीं, कोचिंग वाले करेंट अफेयर्स भी बेचते हैं, और काफ़ी हर मंथ का करेंट अफेयर काफ़ी लेंदी बनाते हैं। और अब तो एआई का दौर है, तो एआई की मदद से इतना ज़्यादा करेंट अफेयर्स का कंटेंट है कि इसमें अगर आप फंस गए तो कभी नहीं निकल सकते। तो इसीलिए न्यूज़पेपर के लिए क्या करना है, मध्य मार्ग फॉलो करना है। आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम, ताकि आप करेंट अफेयर्स के टच में रह सकें। वो मेंस में आपको फ़ायदा देगा, लैंग्वेज आपको डेवलप होगा, जो कि मेंस में आपको मदद करेगा। और साथ ही लास्ट मोमेंट में 2 महीने मैं बहुत लोग को देखता हूँ करेंट ही पढ़ते रहते हैं, तो उस रस से आप बच पाएंगे। लास्ट में भी अगर शुरू से ही करेंट पढ़ते रहेंगे डेली थोड़ा थोड़ा मध्य मार्ग की तरह, तो आप लास्ट में भी स्टैटिक के लिए सफिशिएंट टाइम दे पाएंगे, क्योंकि करंट आपका पहले से कवर रहेगा। जैसे कि आपने देखा, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 21-22 में मैंने 2 दिन में ही प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था। तो उसमें तो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ते नहीं रहा था और मैगजीन पढ़ा नहीं था, फिर भी क्लियर हो गया। तो ये दिखाता है कि करंट अफेयर्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप टच में रहिए करंट अफेयर्स के। दिन भर द हिंदू, एक्सप्रेस, योजना और कुरुक्षेत्र से तो ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स की कुरुक्षेत्र की लड़ाई आप ही लड़ रहे हैं। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र और महाभारत जैसा करंट अफेयर्स को ना लें, मध्य मार्ग फॉलो करें। लास्ट, फाइंड योर गौरी भैया। जैसा कि आपने मूवी देखा हुआ 12th फेल, तो उसमें गौरी भैया उस एक्टर के कोच थे। तो गौरी भैया का रहना इस एग्ज़ाम प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है एग्ज़ाम का, काफ़ी टायरिंग है। इस प्रोसेस में आपको पॉजिटिविटी भी मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंस भी, कंटिन्यूटी भी मेंटेन करना है। तो इसके लिए आपको गौरी भैया की तलाश करनी होगी। और साथ ही इस एग्ज़ाम में कुछ बैड डेज भी आता है। 1.5 साल की तैयारी में आपका सारा दिन बराबर नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो और साथ ही डूज डोंट्स, कन्फ्यूजन भी होगा, एग्ज़ाम रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, सोशल लाइफ रिलेटेड। तो एक गौरी भैया एक ऐसा पर्सन हो जिससे आप सब कुछ शेयर कर सके, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस मोटिवेट कर सके। तो ऐसा गौरी भैया की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम में। अब कुछ लोग फॉर्चुनेट होते हैं कि उन्हें बाई लक गौरी भैया मिल जाते हैं, जैसे मेरे केस में नितिन सर मुझे मिल गए, जो कि जिनसे मैं हर पर्सनल चीज़ डिस्कस करता था, पढ़ाई रिलेटेड या फिर जो भी डिमोटिवेटिंग चीज़ है, बैड डेज, किसी दिन मूड अच्छा नहीं है, तो उस समय आपको गौरी भैया और मेरे केस में नितिन सर काफ़ी मददगार साबित हुए। तो ये तो लकी लोगों की बात हुई। कुछ अनलकी लोग होते हैं जिसे बाई चॉइस गौरी भैया सेलेक्ट करना होता है, और इस केस में क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बार गलत गौरी भैया सेलेक्ट हो जाते हैं, जो आपको मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट करने लगते हैं। तो आपके पास चॉइस है, समझिए, देखिए, और अब सही मेंटर सेलेक्ट कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो असली गोल्ड होगा, सही मेंटर होगा, तो आपको समय के साथ समझ में आने लगेगा कि जिससे बात करके आपको पॉजिटिविटी आता है, आपका ग्रोथ दिखता है, तो उनसे आप जुड़िए इस एग्ज़ाम प्रोसेस में। तो ये था मेरा स्ट्रेटजी। बाकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी मैं आगे आने वाले इस सीरीज में लाऊंगा। लास्ट समराइज करते हैं। जैसा कि बोला जाता है क्लैरिटी इज पावर, काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से स्लिप कर गई होगी।
इसलिए मैं इसको समअप करता हूँ डूज एंड डोंट्स में। और जैसा कि आपको पता है जब बुलेट पॉइंट का मौसम चलता है तो मैं बुलेट पॉइंट में इसे मेंशन किया हूँ। डूज में क्या करना है, रिसोर्सेज फिक्स करना है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक सब्जेक्ट, 2 रीडिंग 0 डेविएशन, जल्दीबाजी नहीं करना है, पहले 8-10 महीने आराम से सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए, उसके बाद आप दूसरे एग्जाम पर जंप कीजिए। प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट कीजिए, विद इन द सब्जेक्ट, बिटवीन द सब्जेक्ट, एरिया को प्रायोरिटाइज कीजिए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। टेस्ट टाइम टू टाइम देते रहिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट दीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, और टेस्ट में कुछ टारगेट रखिए। जैसे मैंने टारगेट रखा हुआ था कि 100 मार्क्स लाना है, इवन मेरा तो पास्ट टाइम हॉबी ही हो गया था टेस्ट देना। तो अगर पॉसिबल हो तो आप भी हॉबी बनाइए, इससे डरिए मत, क्वेश्चन को चैलेंज के रूप में लीजिए कि कैसे नहीं होगा, और उसी रिसोर्स जो आपका फिक्स रिसोर्स है उसी से सोल्व करना है। अच्छे कंपनी में रहिए, ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो आपको निगेटिविटी फैलाते हैं या फिर आपको डीमोटिवेट करते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ है। इस तरह का फीलिंग जिससे बात करके आता है उन लोगों के कंपनी में मत रहिए। कहा जाता है कि ईदर हैव ए गुड कंपनी और डोंट हैव ए कंपनी। अगर आपके पास ख़राब कंपनी है तो आप अपनी कंपनी में रहिए अगर आपको अच्छी कंपनी नहीं मिल पा रही है। और लास्ट, डिसिप्लिन रहिए। ये सारी चीज़ें तभी वर्क करेगी जब तक आप डिसिप्लिन हैं। ठीक है। अब डोंट्स में रिसोर्सेस ज़्यादा चेंज मत कीजिए, डोंट फ्लिप रिसोर्सेस को फिक्स कीजिए, उसी को पढ़िए। ये नहीं कि कोई और गुरु घंटाल ने बोल दिया कि इस सोर्स से ज़्यादा आ रहा है, तो विश्वास मानिए हर रिसोर्सेज 90% सेम ही है, तो आपको उसी 90% जो सेम है हर रिसोर्सेस में, उसी से रिजल्ट होने वाला है। 10% जो कोई नया बुक में नया लिख दिया उससे रिजल्ट नहीं होने वाला है। ओवरडू न्यूज़पेपर को ना करें, जैसा कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में ही डिस्कस किया, न्यूज़पेपर ट्रैप। डू नॉट डिस्टर्ब स्लीप को हमेशा फोकस पे रखें, और साथ ही साथ हो सके तो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें जो कम टाइम कंज्यूमिंग हो, जैसे योगा हो सकता है, या घर में ही कुछ वर्कआउट हो, या फिर जैसे कपड़ा धोना, खाना बनाना, सफाई करना। इससे स्ट्रेस रिलीज होता है जब आप कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो इसे बैलेंस करें पढ़ाई के साथ साथ। डू नॉट ओवर बर्डन, डेली का टारगेट इतना ज़्यादा ना रख लें कि आप ओवर बर्डन हो जाएं, फिर इससे स्ट्रेस होता है, फिर आपका परफॉर्मेंस जो नेचुरल पढ़ाई होना चाहिए वो भी डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए अपने आप को ओवर बर्डन ना करें, और जैसा कि बताया बैड कंपनी का अवॉइड करें, गुड कंपनी में रहें, जिससे आपको पॉजिटिविटी आएगा। कोई भी डाउट को अनरिजॉल्व ना छोड़ें। ये पढ़ाई रिलेटेड भी हो सकता है, सोशल रिलेटेड भी हो सकता है, पर्सनल रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि जो आप डाउट छोड़ेंगे आपको वही परेशान करते रहेगा, हॉन्ट करते रहेगा। पढ़ाई में जैसे आप कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, NEFT RTGS नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एग्ज़ाम में देखेंगे उसी से क्वेश्चन आ गया। तो कोई भी डाउट को अनरिजॉल्व ना छोड़ें, अपने मेंटर से डिस्कस करें, अपने टीचर से डिस्कस करें। और इसी डाउट रिजॉल्व करने के लिए अगर आपका डाउट रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के यूट्यूब में कमेंट करें, जैसे कि मैंने 3 कमेंट को आज कंसीडर किया, उसी तरह मैं कोशिश करूँगा आपका भी रिप्लाई करूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसे इनकॉर्पोरेट करूँ। और हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें हमारा, क्योंकि यूट्यूब पर वन वे कम्युनिकेशन होप्स ही संभव है। मैं टेलीग्राम पे कोशिश करूँगा कि वीडियो ऑडियो कॉल का फीचर होता है उस पर, ग्रुप ऑडियो कॉल का, तो उस पर आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि कोई भी डाउट को अनरिजॉल्व ना छोड़ें, इससे आपके अंदर एक अंडर कॉन्फिडेंट होते जाएंगे समय के साथ, और वो हॉन्ट करेगा आपको। ठीक है। और इसलिए मैं टेलीग्राम का लिंक रहेगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और जैसा कि चैनल का नाम है कर्म शक्ति, तो कर्म में ही शक्ति है, और दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अपना कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, वर्क कीजिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को जो IAS आपका ड्रीम है उसे अचीव कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।